आज देखते हैं अपन क्लास 11 आर्ट्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट और बुक सेकंड का वीडियो आ जाएगा 500 अपने पास। इसमें देखते हैं अपन अपना चैप्टर सेकंड बुक का पहला चैप्टर है भारत की स्थिति, यानी विश्व में भारत कहाँ स्थित है और किस प्रकार के आकृति में है, किन किन सागर महासागर के मध्य हैं, कौन से महाद्वीप में हैं, ये सब बातें अपन इसमें जान लेंगे। तो स्थिति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अपने देश की इस दिशा ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, भारत का जो ऊपरी हिस्सा है वो उत्तर दिशा में आता है, नीचे दक्षिण दिशा है, इधर पश्चिम है और इधर पूर्व। ये दिशा ज्ञात करने के बाद में हम अपने भारत की देते हैं लंबाई और चौड़ाई अपने पास। तो उत्तर से लेकर यानी उत्तर प्लस दक्षिण बराबर लंबाई रहती है 3214 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई होगी। पश्चिम से पूर्व देखते हैं, यहाँ से अपन देखते हैं कौन आ जाएगा, पश्चिम प्लस पूर्व और बराबर चौड़ाई आ जाएगा बाद 2933 किलोमीटर। तो अपने पास उत्तर से लेकर दक्षिण लंबाई आ गया अपने पास 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई हो गया अपने पास 2933 किलोमीटर। ये हो गया आंतरिक अपने पास क्षेत्र बन जाएगा और टोटल क्षेत्रफल बनेगा भारत का क्षेत्रफल बनेगा 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरा भारत फैला हुआ है और इसकी लंबाई चौड़ाई इस प्रकार है। इसके बाद देखिए अपने पास है भारत की जो स्थिति अपने पास है, ये स्थिति आ जाती है अपने पास है, ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यानी पूरा अपना जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो हमारी जो मेन स्थिति बन गई वो महाद्वीप हो गया एशिया, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत की स्थिति है। और भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार से समचतुर्भुजीय आकार में है। कौन से आकार में? समचतुर्भुजीय आकार में हमें आकृति समचतुर्भुजीय आकार में हमारी आकृति है। समचतुर्भुजीय आकार की जो आकृति हमारे भारत की है वो भारत की आकृति एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार से व्यक्त की गई है। टोटल क्षेत्रफल 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इस प्रकार की आकृति में हमारे पास पाया जाता है। अब देखिए अपने पास ये देखने के बाद हम देखते हैं भारत का जो हिस्सा अपने पास है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा का नाम जान इसी रेखा में वो रेखा है कर्क रेखा। मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों काटते हैं। कितने राज्यों काटते हैं? 8 राज्यों काटते हैं। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है और भारत के 8 राज्यों को काटती है। 8 राज्यों को काटती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? इन 8 राज्यों को याद करने के लिए अपन एक नाम याद कर लेते हैं, राम झा के 6 बंगु मित्र। राम जाके 6 बंगु मित्र। अगर हम इस नाम को याद कर लेते हैं तो हमें इन 8 राज्यों के नाम याद हो सकते हैं।
वो 8 राज्य के नाम कौन कौन से हैं? तो हमारे पास नाम क्या दिया गया, मैंने आपको दिया है राम झाके 6 बंगु मित्र, यानी इन नाम को हम ढंग से याद कर लेंगे तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों काटती है, वो 8 राज्यों के नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, रा से बन गया राजस्थान, में से बन गया मध्य प्रदेश, जा से बन गया झारखंड, के शब्द के जोड़ा गया है शब्द को बनाने के लिए, और 6 से बन गया छत्तीसगढ़, ब से बन गया बंगाल, गे से बन गया गुजरात, मी से बन गया मिजोरम, और तीसरी तरह से बन गया त्रिपुरा। तो ये टोटल 8 राज्य हैं। टोटल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं जिनको कर्क रेखा काटती है। इन 8 राज्यों को कर्क रेखा काटती हैं, और राजस्थान में से जो कर्क रेखा गुजरती है वो मात्र सबसे कम 26 किलोमीटर ही गुजरती है, जो डूंगरपुर बासड़ा से गुजरती है। राजस्थान में जिसको लिया गया है, राजस्थान का एक छोटा सा भाग डूंगरपुर के पास से गुजरती है और 26 किलोमीटर एरिया को पार करते हैं, राजस्थान के काटती हुई मध्य प्रदेश की ओर चली जाती है। तो इन 8 राज्यों को रेखा काटती है। ये काटने के बाद में अपने पास आ गई कि पूरे भारत विश्व के अंदर कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, और कर्क रेखा मध्य गुजरने के कारण ये भारत के 2 में बांट देती हैं। ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में, और निचला जो हिस्सा है वो आ जाता है उष्ण कटिबंध में। ऊपरी हिस्सा आ जाएगा, इसका ऊपरी हिस्सा आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध में, और नीचे हिस्सा जाएगा उष्ण कटिबंध में। तो कर्क रेखा भारत के बीच में गुजरने के कारण भारत को 2 भागों में बांट देती है, उष्ण कटिबंध में और शीतोष्ण कटिबंध में। और इसी प्रकार रेखा 23.5 डिग्री से होती हुई भारत के मध्य से गुजर जाती है, जो कि 8 राज्यों को काटती है। इसी संदर्भ में आगे चलते हैं अपन। भारत के जो देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है अपने आकृति बनती है। ये वाला जो हिस्सा है अपने पास है जिसको पठारी प्रदेश नाम से जाना जाता है, पठारी भाग कहते हैं। इसके क्या कारण अपने पास है, इसकी क्या परिभाषा होती है, पठार किसे कहते हैं, और ये ऊपरी भाग जो पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये अलग अलग 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, पठार में और पर्वत में क्या अंतर है। पठार और पर्वत की परिभाषा देखिए, धरातल का वह हिस्सा, धरातल पर पाई जाने वाली वह भू आकृति जिसका ऊपरी भाग संकीर्ण हो और नीचे का भाग विस्तृत हो, इस प्रकार की आकृति को पर्वत कहते हैं। तो देखिए, भारत के ऊपरी हिस्से के ऊपर यहाँ पर एक प्रकार का पर्वत निर्माण पाया जाता है जिसका नाम हिमालय है। तो देखिए, ऊपरी आकृति क्या है, संकीर्ण है, नीचे की आकृति बिल्कुल विस्तृत है, इसलिए भारत के ऊपरी हिस्से को पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी संदर्भ में देखिए अपने पास दूसरे नीचे देखते हैं तो पर्वत का जो ठीक विपरीत हो जाएगा, पठार किसे कहते हैं, धरातल के ऊपर पाए जाने वाली वह आकृति जिसका आकार नीचे से संकीर्ण हो और ऊपर से विस्तृत हो, इस प्रकार की आकृति को पठार कहते हैं। तो देखिए, नीचे वाली आकृति क्या है, संकीर्ण है, ऊपर की आकृति क्या है, विस्तृत है। तो इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं, पठार कहते हैं। तो भारत का नीचे वाला हिस्सा हो गया पठारी भाग और भारत का ऊपरी हिस्सा हो गया अपने पास पर्वतीय भाग। इसके अलावा देखिए अपने पास भारत के पूर्व में ये जो पूरी दिशा अपने पास है, इस पूरी दिशा के अंदर बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर है, पश्चिम कौन सा है, अरब सागर। पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ बंगाल आ गए। नीचे अपने पास है हिंद महासागर, दक्षिण में है हिंद महासागर, अरब सागर हो गया, पश्चिम में अरब सागर हो गया, पूर्व में बंगाल खाड़ी भी, दक्षिण में हिंद महासागर हो गया। अगर धरातल का कोई हिस्सा, किसी भी क्षेत्र में धरातल का कोई हिस्सा तीनों ओर जल से घिरा होता है, किसी भी क्षेत्र में धरातल का कोई हिस्सा तीनों ओर जल से घिरा होता है, तो ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप है ऐसा भी माना जाता है, भारत एक मानसूनी प्रदेश है ऐसा भी कहते हैं। तो भारत का जो निचला हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए जो प्रायद्वीप प्रदेश है वो तीनों जल से घिरा हुआ है और तीनों जल से घिरा होने के कारण इसकी कुछ रेखाएं जलीय सीमा के अंतर्गत आ जाती हैं। उनमें आ जाती हैं जलीय सीमा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो देखिए अपने पास गुजरात से लेकर अपने पास यहाँ से दमनदीप से लेकर केरल तक, दमनदीप से लेकर केरल तक, और इधर अपने पास तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो हिस्सा है वो जलीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जलीय सीमा के नाम से जानते हैं। तो जलीय सीमा कितने के पास 6100 किलोमीटर है। हमारे पास जलीय सीमा कितनी है 6100 किलोमीटर जलीय सीमा है, जो भारत के पूरे नीचे साउथ हिस्से को जोड़ती हैं। इनके किनारों पर पानी भरा होता है, ऐसी सीमा को जलीय सीमा कहते हैं और इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर जो लंबाई जलीय सीमा है, जो तटरेखा जिसे अपन कहते हैं, और तटरेखा के पास ही जो रेखा वो मिलती है वो तटीय सीमा है। अब ये तटीय सीमा की जो बंगाल खाड़ी है और अरब सागर के अंदर, अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल खाड़ी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और बंगाल के अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप की द्वीपों की दूरियों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास सीमा जो बनती है वो 7516.7 किलोमीटर की रेखा बनती है, जिसे समुद्री सीमा कहते हैं। समुद्री सीमा कहते हैं। अगर अपन मैंने बता दिया आपको तटीय सीमा के अंदर जो जलीय सीमा है, वो जलीय सीमा के अंदर अगर हमें जलीय सीमा के अंदर इन द्वीपों की संख्या जो लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप अपने पास है और अंडमान निकोबार द्वीप है, इन द्वीपों की लंबाई जोड़ दें, तटवर्ती सीमा जलीय सीमा के अंदर इसकी लंबाई को जोड़ दें तो हमारी लंबाई जो सीमा बनती है वो कहलाएगी समुद्री सीमा। और समुद्री सीमा में आपको पाई जाती है 7516.7 किलोमीटर, जिसे समुद्री सीमा कहते हैं। तो समुद्री सीमा के अंदर और जलीय सीमा में अंदर अंतर हो गया है। जलीय सीमा जो हमारे तटवर्ती क्षेत्र के पास पाई जाती है, जो हमारे प्रायद्वीप क्षेत्र में पाई जाती हैं, उनकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। और जो लंबाई अगर इन 6100 किलोमीटर के अंदर लक्षद्वीप को अंडमान के द्वीपों की लंबाई को जोड़ दिया जाए तो हमारी लंबाई समुद्री सीमा के अंदर बदल जाएगी, जिसकी सीमा हो जाएगी अपने पास 7516.7 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसी सीमा होती है वो समुद्री सीमा कहलाएगी, जिसमें द्वीपों की लंबाई जोड़ी गई है। जिसमें द्वीपों की लंबाई नहीं जोड़ी गई है वो जलीय सीमा कहलाएगी, जिसकी दूरी अपने पास है 6100 किलोमीटर। तो इस प्रकार नीचे वाला जो अपन हिस्सा है वो क्या है, ये जो 6100 किलोमीटर है वो दमनदीप से लेकर कर्नाटक, दमनदीप से लेकर कर्नाटक के जो भाग अपने पास है, ये जो भाग है यहाँ तक जो दूरी पाई जाती है उस दूरी को कहते हैं अपने पास कोंकण तक। और कर्नाटक से लेकर केरल तक के भाग में जो दूरी पाई जाती है उसे बोलते हैं मालाबार तट। और दोनों कोंकण तट और मालाबार तट जिस घाट पर पाए जाते हैं उस घाट को बोलते हैं पश्चिम घाट। अब देखिए अरब सागर जहाँ पर स्थित है वहाँ घाट है पश्चिम घाट, और पश्चिम घाट को दो तटों में बांट दिया गया है। पहला तट है कोंकण तट और दूसरा तट है मालाबार तट। अगर हम लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो हमें मालाबार तट का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से देखिए अपने पास पश्चिम घाट के दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। दमनदीप से लेकर कर्नाटक तक भाग को बोलते हैं कोंकण तट, और कर्नाटक से लेकर केरल तक भाग को बोलते हैं मालाबार तट। उसी प्रकार पूर्वी जो क्षेत्र है उसका भी एक घाट बनाया गया है जिसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। और इस पूर्वी घाट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक के भाग को बोलते हैं कारोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। तो इस प्रकार पूरी भारत को दो घाटों में बदल दिया गया है, कारोमंडल तट में और उत्तरी सरकार तट। तो कहाँ से है, कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश वाले हिस्से को बोलते हैं कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, और पूरा जो भाग है उस भाग को बोलते हैं पूर्वी घाट। तो नीचे वाले जिस प्रकार से अपने पास दो घाट हैं, चार तट हैं, नीचे अपने पास हिंद महासागर है, और दोनों ही क्षेत्रों से मानसूनी हवाओं के द्वारा भारत में वर्षा होती है, इसलिए भारत को मानसूनी प्रदेश के नाम से
जाना जाता है। इसके अलावा भाग को नीचे वाले भाग को प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप की परिभाषा मैंने आपको बता दिया है कि धरातल का कोई भी हिस्सा अगर तीनों ओर से घिरा होता है, ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो भारत एक प्रायद्वीप क्षेत्र है, क्योंकि भारत का नीचे वाला हिस्सा है तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है, पश्चिम का हिस्सा अरब सागर से घिरा हुआ है, पूर्वी हिस्सा बंगाल खाड़ी से घिरा हुआ है। तो इसलिए भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। अब देखिए कर्क रेखा के ऊपर जो भाग है, ऊपर भाग जहाँ से गुजरात का कच्छ क्षेत्र है वहाँ से लेकर पूरा ऊपरी भाग इधर अपने पास नागालैंड मणिपुर तक है वाला भाग है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई न तो नदी नहर है, न कोई नदी है, न कोई यहाँ पर जलाशय है, न कोई सागर है, न कोई महासागर है। ये ऊपरी भाग पूरा धरातल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? धरातल से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस भाग को धरातलीय सीमा कहते, स्थलीय सीमा के नाम से जानते हैं। और ये स्थलीय सीमा हमारे पास पाई जाती है, स्थलीय सीमा के नाम से जानते हैं। और इसकी दूरी लंबाई अपने पास है 15,200 किलोमीटर। इसे स्थलीय सीमा के नाम जानते हैं। तो स्थलीय सीमा इसलिए कहते हैं कि स्थलीय सीमा के ऊपर सब पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो किसी धरातल से, पर्वत से, पहाड़ी से, ऊंचाई से जुड़ा हुआ है। यहाँ किसी प्रकार का कोई महासागर, सागर, तट, नहर, नदी कुछ भी नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र को स्थलीय सीमा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार टोटल भारत की स्थिति आकृति इस प्रकार से बनी हुई है, जिसमें अपन देख सकते हैं कि भारत की जो आकृति है वो समचतुर्भुज आकार में है। और इसकी ये कहाँ स्थित है? ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण लंबाई और पश्चिम से पूर्वी लंबाई आपके सामने लिख दी गई है। कर्क का दो भागों में काटते इसको ऊपरी भाग शीतोष्ण कटिबंध, नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंध भाग। ये 8 रेखाओं को 8 राज्यों काटती है, जिसका नाम मैंने लिख दिया है राम, जाति, छेद, बंगो मित्र, जिस द्वारा हम 8 राज्यों को ढंग से याद कर सकते हैं। और वो 8 राज्य अपने पास लेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। इस प्रकार से इन 8 राज्यों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। और परीक्षा में ये 8 राज्यों के नाम आपसे पूछे